एक सीकर ने पूछा है, एक नार्सिसिस्ट को हम कैसे दिखाई पड़ते हैं और जैसा हम एक नार्सिसिस्ट को दिखाई पड़ते हैं, क्या उसमें परिवर्तन करके, चेंज करके हम अपनी सिचुएशन को कुछ चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सुपर एम्पैथी यही है। एम्पैथी का मतलब तो ये है कि हम दूसरे की रियलिटी को समझें, दूसरे के दुःख दर्द को समझें, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख करके अपने आप को देख सकें और इस तरीके से उसके दुःख दर्द को महसूस कर सकें। लेकिन सुपर एम्पैथी का मतलब ये है कि हम उसकी फैंटेसीज को भी समझ सकें। वो कैसे हमें देख रहा है अपने माइंड में, हम उसको भी समझ सकें और उसके अनुसार हम ये देख सकें कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सुपर एम्पैथी की तरफ इशारा करता है। अब आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को या बेसिक्स को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो आप देखिए, जब हम एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जब कोई लाइफ में विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन फेस करता है तो क्या होता है? पेन महसूस होता है। इनफैक्ट लाइफ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन महसूस करता है तो उसको पेन महसूस होता है। वो जब अचानक रियलिटी उसके सामने आती है तो रियलिटी एक शॉक की तरीके से आ सकती है। हम कुछ और सोच रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, हमने जो इमेजिन किया था रियलिटी उसके हिसाब से नहीं है, तो एक शॉक लगता है। शॉक, जब रियलिटी हमारे अनुरूप नहीं होती तो हमें पेन महसूस होता है। इसी को तो हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसा हम सोच रहे हैं, जब रियलिटी हम उससे भिन्न पाते हैं तो उस डिसोनेंस से, उस डिसहार्मनी से, उस परसेप्टिव डिसहार्मनी से, कॉग्निटिव डिसहार्मनी से, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस से पेन पैदा होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम उस पेन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक साधारण हेल्दी व्यक्ति जब रियलिटी को, वास्तविकता को अपने अनुरूप नहीं पाता है तो वास्तविकता को फेस करने के तरीके निकालता है, उसके लिए अपनी क्षमता का विकास करता है, मेहनत करता है, कुछ रास्ता निकालता है, रियलिटी को फेस करने की कोशिश करता है, लोगों का साथ लेता है और इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के बल पर रियलिटी के शॉक शॉक को हैंडल करता है, फेस करता है। लेकिन नार्सिसिस्ट जब कॉन्ट्राडिक्शन फेस करता है लाइफ की रियलिटी का, तो वो उसको इस तरीके से नहीं रिजॉल्व करता कि वो लाइफ के रियलिटी के शॉक को फेस करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंज करे, अपनी क्षमता का विकास करे। वो एक दूसरा ही सहारा लेता है। वो ये है कि वो उस रियलिटी को ही ट्विस्ट कर देता है। भाई, अब मेरे पास अगर हम रियलिटी को फैंटेसाइज करते हैं, रियलिटी को कल्पना में बदल देते हैं, तो हमारे पास दो ही तरीका है। या तो हम कल्पना कर लें कि ऐसा कोई विरोधाभास है ही नहीं, या फिर हम ये कल्पना कर लें कि हम जो है इतने सुपीरियर हैं कि हमारे ऊपर जो है इन सब चीजों का दूसरे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र के चलते ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर किसी भी तरीके की क्षमता की कमी नहीं है। हम एक ग्रैंडियोसिटी का, भव्यता का एक पोस्चर ओढ़ लें। नार्सिसिस्ट यही करता है। नार्सिसिस्ट ग्रैंडियोसिटी का एक पोस्चर, ग्रैंडियोसिटी की एक सेल्फ इमेज अपने दिमाग में एज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि मैं एक बहुत ही भव्य आदमी हूं। क्यों? रियलिटी के कॉन्ट्राडिक्शन के पेन को दबाने के लिए। तो ये ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज जब नार्सिसिस्ट ओढ़ लेता है तो इसका एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या है, जरा आप इसको दूसरे प्रैक्टिकल टर्म्स में थोड़ा सा समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये कुछ इस तरीके की बात है कि उसने अपनी जिंदगी की छत को, यानी अपनी जिंदगी के बर्डन को, अपनी लाइफ के बर्डन को, अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को, अपनी लाइफ की मुश्किलों को, इसे मैं कह रहा हूं अपनी जिंदगी की छत को किसके ऊपर खड़ा कर दिया? अपनी ग्रैंडियोसिटी की फॉल्स इमेज के पिलर्स के ऊपर खड़ा कर दिया। ये पिलर्स कैसे हैं? झूठे हैं, क्योंकि ग्रैंडियोसिटी की सिर्फ इमेज बनाई हुई है, सिर्फ एक्चुअली तो वो है नहीं, फॉल्स इमेज है। एक एक तरीके का सर्वाइवल मैकेनिज्म आप कह सकते हैं, झूठा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बर्डन को, की छत को उसने अपनी ग्रैंडियोसिटी के, भव्यता के झूठे पिलर्स से खड़ा करके रखा हुआ है। अब आपने क्या काम किया? आपने उसको ये बोल दिया कि तुम झूठे हो, तुम अपने बारे में झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ बोल दिया। तो आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए। आपने कोई
थोड़ी आपने तथ्यात्मक बात सिर्फ एक कही है कि तुमने देखो यहाँ झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोला तुमने। थोड़ी एक तथ्यात्मक ऐसे छोटी-मोटी बातें हम सबके लिए लोग कहते रहते हैं। तो आपने एक छोटा तथ्यात्मक बात बोला है बस। आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। लेकिन आपने उसका परिणाम क्या हुआ ज़रा ये देखिए। परिणाम ये हुआ कि नार्सिसिस्ट के भव्यता की सेल्फ इमेज के खंभे पर जो उसने अपनी ज़िंदगी का सामान रखा हुआ था, बर्डन रखा हुआ था, वो दरदरा करके उसकी पूरी छत नीचे गिर गई। क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज जब हर्ट हुई, तो उसके पिलर हट गए और उसकी छत नीचे गिर गई ज़िंदगी की। अब उसके अंदर किस प्रकार की फीलिंग आएगी? उसके अंदर इस तरह की फीलिंग आएगी कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा जब कोई सोचता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो इससे शर्मिंदगी पैदा होती है। मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। इस तरीके के डिप्रेसिंग ख़्याल उसके अंदर आने लग जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट मैं एग्ज़िस्ट करने के लायक नहीं हूँ, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, इस तरीके के विचार उसको घेर लेते हैं। क्योंकि उसने अपने सर्वाइवल मैकेनिज़्म को आपने उसके खत्म कर दिया ना एक बात बोल करके। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि वो रिएक्ट कैसे करेगा? वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा क्योंकि आपने उसके जीने का सहारा ही छीन लिया, उसकी ग्रैंडियोसिटी की इमेज के ऊपर चोट करके। तो अब आप समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके रखिए आप, कि जब आप उसकी भव्यता के ऊपर चोट करते हैं, तो आप उसके सर्वाइवल मैकेनिज़्म को ही खतरे में डाल देते हैं। तो जब उसका सर्वाइवल मैकेनिज़्म खतरे में डाल देने का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई स्विमर जा रहा है और आप उसकी स्विमिंग का जो उसने स्विमिंग कोट पहना हुआ था, स्विमिंग जैकेट, उसी को आपने निकाल लिया। तो अब आप क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो वैसे ही ग्रैंडियोसिटी उसकी स्विमिंग जैकेट है। हुँ? तो आपने जब वही निकाल लिया या उसी को काट दिया, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ग्रैंडियोसिटी झूठ, उसकी ग्रैंडियोसिटी एक मात्र झूठ है छोटा-सा, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। इसीलिए वो इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बचाने का खतरा उसके सामने पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने डिप्रेसिव थिंकिंग पैदा हो जाती है। उसके सामने जो है एक तरीके का एक्जिस्टेंशियल मीनिंगलेसनेस पैदा हो जाती है। उसके अंदर एक तरीके की शर्मिंदगी पैदा हो जाती है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, इसीलिए इतना ज़्यादा वो रिएक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 को देखिए। देखिए, हम सब अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। सभी लोग सोचते हैं, सबके अंदर मेंटल वॉइसेस होती हैं, सभी सोचते हैं। लेकिन जब हम रियलिटी को अपने फेवर में नहीं पाते, तो हम क्या काम करते हैं? हम मान लीजिए सोच रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा पे एग्ज़ाम हुआ है। हमने बहुत मेहनत किया है, हमारा बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट में हमारे नंबर ठीक नहीं आए। तो जब हमारे रिजल्ट में ठीक नंबर नहीं आए तो हम क्या कहेंगे? हम सोच तो ये रहे थे कि हमने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, लेकिन रिजल्ट हमारे सही नहीं आया। जब रिजल्ट हमारा सही नहीं आया तो क्या होगा उससे? हम अगर एक हेल्दी आदमी है तो हम क्या सोचेंगे कि शायद हम पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं कर पाए, पेपर के हिसाब से हमने प्लानिंग नहीं की। हालाँकि हमने मेहनत की, लेकिन वो हमने मेहनत किसी दूसरे एरियाज़ में की जिनका उस पेपर से कोई ख़ास मतलब नहीं था। इसलिए हम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तो हम अगली बार उस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे जिससे कि वो पेपर में जो चीज़ लिखी है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से हम काम कर सकें। तो इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति जो है वो क्या काम करता है? एक हेल्दी व्यक्ति जो है अपने माइंड में सोचता है, उसके अंदर मेंटल वॉइसेस होती हैं, लेकिन उन मेंटल वॉइसेस के थ्रू वो अपनी रियलिटी को समझने का के लिए, रियलिटी के अनुकूल बनने के लिए और रियलिटी के अनुकूल अपनी क्षमता का विकास करने के लिए अपनी मेंटल वॉइसेस को चेंज करता है, उनको अलाइन करता है, रियलिटी चेक में उसको इस्तेमाल करता है। नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा नहीं। नार्सिसिस्ट अगर वो पेपर दे रहा होता, तो चूँकि वो ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज बना करके बैठा हुआ है, तो वो पेपर में अपने पूरी खराब परफॉर्मेंस को फैंटेसाइज़ कर देता। फैंटेसाइज़ करने का मतलब क्या है कि उसकी रियलिटी को ही ट्विस्ट कर देता। वो ट्विस्ट इस तरीके से क्या कर देता कि मैं तो कॉम्पिटेंट हूँ, मेरी क्षमता में कोई कमी नहीं है, ये एग्ज़ामिनर ही मुझसे जेलस है। एग्ज़ामिनर ही मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एग्ज़ामिनर ही मेरे जैसे कॉम्पिटेंट लोगों को पनिश करना चाहता था। मीडियोकर है एग्ज़ामिनर कि उसने इस तरीके से मुझको पनिश किया है ताकि मेरे जैसे ग्रैंडियोस
और मेरे जैसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत ही मीडियोकर और एवरेज व्यक्ति है। तो नार्सिसिस्ट रियलिटी को इस तरीके से ट्विस्ट कर देता है। इससे एक बहुत बड़ी बात का पता चलता है हमको। वो क्या है बात? वो बात ये है कि नार्सिसिस्ट जो है, जब रियलिटी को ट्विस्ट कर देगा तो इसका मतलब रियलिटी को फैंटासाइज कर देगा, उसको कल्पना में बदल देगा। तो अब उसने अगर कल्पना में बदल दिया तो इसका मतलब आपको भी वो जो जिस चीज से भी मिलेगा उसको कल्पना में अपनी बदल देगा। तो अगर वो हर चीज को, रियलिटी को कल्पना के हिसाब से बदल देता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इसका मतलब वो आपको भी अपनी कल्पना में बदल देगा, यानी आपको अपनी मेंटल इमेज के हिसाब से देखेगा वो। अब अगर वो आपको अपनी मेंटल इमेज के हिसाब से देखेगा तो आप उसके एक मेंटल कैरेक्टर की तरीके से रहेंगे। उसके नैरेटिव, मेंटल नैरेटिव जो माइंड में उसके, उसका कथानक चल रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है, उसके एक पात्र की तरीके से रह सकेंगे। इसीलिए आप नोट कीजिए कि नार्सिसिस्ट को इतना शॉक लगता है जब उसके मेंटल नैरेटिव के से आप थोड़ा सा भी अलग होते हैं, डेविएट होते हैं। क्योंकि वो आपकी रियलिटी को देख ही नहीं पा रहा है, वो तो आपके उस वर्जन को देख रहा है सिर्फ, जो उसने अपने मेंटल माइंड के अंदर रखा हुआ है। आपके रियलिटी को तो वो देख ही नहीं रहा है। इसलिए जब कभी भी अचानक परिस्थिति कभी ऐसी आ जाती है कि उसको वो देखना पड़ता है कि आपकी रियलिटी के कोई दूसरा एस्पेक्ट अचानक उसके सामने आ जाता है, तो वो इतना आपको डिवैल्यू करने लग जाता है, इतना आपको नीचे दिखाने लग जाता है, ताकि आप उसको मजबूर करता है कि आप अपने उस एस्पेक्ट को सप्रेस कर सकें, ताकि वो उस हिसाब से रह सके, जो आपको उस हिसाब से देख सके, जो उसने अपने अंदर मेंटल इमेज बना करके रखी हुई। तो याद रखिए, यहाँ से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है कि वो अपनी मेंटल इमेज के हिसाब से देखता है, वो आपकी रियलिटी को नहीं देखता है। आप क्या हैं वास्तविक रूप से, ये उसके लिए मायने नहीं रखता। मायने उसके लिए ये, उसको इनफैक्ट वो देख ही नहीं पाता है। इसका मतलब उसके अंदर एक तरीके की रियलिटी ब्लाइंडनेस होती है। ये कह सकते हैं हम कि उसके अंदर रियलिटी ब्लाइंडनेस होती है। तो वो कैसे देखता है? वो अपने माइंड के अंदर से देखता है, सिर्फ माइंड की इमेज देखता है, मेंटल, अपनी मेंटल यूनिवर्स में वो सिर्फ रहता है, मेंटली चीजों को देखता है, बाहर की रियलिटी को वो नहीं देख पाता, उसके प्रति ब्लाइंड है, रियलिटी ब्लाइंड है। तो जो आदमी रियलिटी ब्लाइंड है, वो क्या काम करेगा? वो उसने जैसी इमेज बना रखी है उस हिसाब से वो देखेगा चीजों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ये समझना है, हमें ये शौक नहीं होना है कि वो हमें क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो हमें वैसा देख ही नहीं पाएगा जैसे हमें वैसा देखेगा जैसा वो देखना चाहता है। तो ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें समझना है। हम ऐसा नार्सिसिस्ट को कैसा अपियर हो रहे हैं? वैसा अपियर हो रहे हैं जैसे कि वो अपने माइंड में हमारे बारे में सोच रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। तीसरी चीज है, नार्सिसिस्ट का जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन जो है वो उस तरीके का परसेप्शन नहीं है जैसा कि आपका परसेप्शन होता है। नार्सिसिस्ट का परसेप्शन जो है वो रियलिटी को इंटरप्रेट करके देखता है। वो रियलिटी को सीधे नहीं देख पाता, उसका इंटरप्रिटेशन का एक फिल्टर लगा करके देखता है, हर चीज को इंटरप्रिटेशन के फिल्टर से देखता है। उसके इंटरप्रिटेशन के फिल्टर लगाने के कारण ही बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत दुख पैदा, कठिनाई पैदा हो जाती है दूसरे की जिंदगी में। जैसे वो क्या काम करेगा, अगर आप एक बाउंड्री पैदा कर दें, अपनी लाइफ में एक बाउंड्री बना लें। बाउंड्री का मतलब ये है कि आप ये थोड़ा डिसाइड करते हैं भाई कि दूसरे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करें, उस हिसाब से आपने एक बाउंड्री बनाई कि भाई अगर हमसे कोई इस तरीके से बात करेगा तो हम बात नहीं करेंगे, ये बाउंड्री हमने बनाई। डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ये एक बाउंड्री आपने बनाई। लेकिन नार्सिसिस्ट आपकी इस बाउंड्री की हेल्दीनेस को नहीं समझ पाएगा। वो आपकी बाउंड्री को अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक की तरीके से देखता है। वो इसको पर्सनल अटैक की तरीके से क्यों देख पाता है? क्योंकि वो सीधे देख ही नहीं रहा है आपकी बाउंड्री की रियलिटी, इनोसेंट रियलिटी को, आपकी बाउंड्री की एम्पैथेटिक रियलिटी को देख ही नहीं पा रहा है। वो आपकी बाउंड्री को इंटरप्रेट कर रहा है अपनी सेल्फ इमेजेस और बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। तो इस तरह से आपकी बाउंड्री को अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक की तरीके से देख रहा है, इसी इंटरप्रिटेशन की वजह से। उसी तरीके से वो आपकी साइलेंस को भी इंटरप्रेट करता है।
आपकी जो साइलेंस है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है? वो आपकी साइलेंस को इस प्रकार इंटरप्रेट करता है कि आप उसके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आपकी साइलेंस को इस तरीके से देखता है। आपकी आपकी और अगर आप उसके एक्सेसेस और टॉर्चर के प्रति साइलेंट हो जाएँ, तो वो आपकी साइलेंस को समर्पण की तरीके से देखता है। वो ये नहीं देखता कि वो आप पीस की वजह से शांति बनी रहे इसलिए आप साइलेंट हैं। वो अगर आप पॉजिटिवली उसके साथ साइलेंट रहें, कंसोलिंग वे में उसके साथ साइलेंट रहें, तो आपकी साइलेंस को वो ये समझ लेगा कि आप भाई जो है, आप हर तरीके से उसके आपकी साइलेंस को वो इस तरीके से देखने लग जाएगा कि नहीं, आप तो पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित हैं, आपकी कोई खुद की ज़िंदगी नहीं है, वो तब इस तरीके से देखने लग जाएगा। आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझने लग जाएगा। आप जो क्षमा कर देते हैं तो इसका मतलब आपके क्षमा करने को, लेट गो को इस तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाएगा जैसे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो क्षमा कर ही देंगे, आपको तो आप क्षमा इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपकी खुद की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की लाइफ़ की कोई ड्रीम्स नहीं है, आपकी खुद की लाइफ़ की कोई एम्बिशंस नहीं है, आपकी खुद की लाइफ़ के कोई एस्पिरेशंस नहीं है। तो फिर वो इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है क्योंकि वो आपकी काइंडनेस को वैसे देख ही नहीं पा रहा है जैसे कि वो काइंडनेस है। वो आपकी काइंडनेस को इंटरप्रेट करके देख रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसका संदर्भ प्रसंग के साथ उसकी व्याख्या करके देख रहा है अपने मेंटल इमेजेस के हिसाब से। आपकी साइलेंस को वो उस तरीके से नहीं देख पा रहा है, आप क्षमा को ठीक से नहीं देख पा रहा है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट इंटरप्रेट करता है। तो ये सब कुछ वो सेल्फ इमेजेस ये सब अपने मेंटल आप जैसे हैं आपको वास्तविक रूप से वैसा वो नहीं देख पाता। ये जो मैंने आपके सामने 2-3 इंस्टेंसेस बताए, इनसे क्या पता चल रहा है कि आपको वो वैसा देख ही नहीं पा रहा है जैसे कि आप हैं। क्यों? क्योंकि फ़िल्टर लगा कर के देखता है वो। हुँ? वो सिर्फ़ उतना ही देखता है, जितने से वो एग्री है। वो सिर्फ़ उतना ही सुनता है, जितने से वो एग्री है। वो सिर्फ़ उतना ही रिटेन करता है, जितने से वो एग्री है। इसीलिए आप उसको 50 बातें बताते रहिए, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। रियलिटी किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है, तो वो अपने पक्ष के अलावा किसी दूसरी चीज़ के प्रति पूरी तरीके से ब्लाइंड रहता है। उसको देख ही नहीं पाता। तो ऐसे में आदमी को बहुत बुरा लग सकता है, आदमी को बहुत दुःख होता है और आज व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि वो गुलाम उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी फ्रीडम खत्म हो गई हो, फ्रीडम का दम घुट रहा हो। लेकिन यहीं पे हमें थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, आग से आग तो नहीं बुझाई जा सकती है और अगर उसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है वो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उससे बदला लेने लग जाएँ। आप बदला नहीं लेते हैं क्योंकि आपने रिएक्ट ना करने का फैसला किया है और आप रिएक्ट नहीं करते हैं और आप रिएक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने शांति को चुना है। तो शांति का चुनाव करना खुद ही एक बहुत बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होने की निशानी है और आपने शांति का चुनाव इसलिए चुना शांति इसलिए चुनी है क्योंकि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि आप इस व्यक्ति की बीमारी को समझते हैं, डिसऑर्डर को समझते हैं। इसलिए डिसऑर्डर के ऊपर आप रिएक्ट नहीं करते। जैसे गधा आपको अगर लात मार दे तो आप गधे को थोड़ी लात मारते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो गधा है। तो उसी तरीके से डिसऑर्डर को आपने इसके समझा है। तो इस डिसऑर्डर को समझने की वजह से आप जो है, आपने शांति को चुन लिया है। तो यही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रभावित करता है तो कोई बात नहीं। कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके इंटरप्रेट इस तरीके से नहीं करना है कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रभावित कर रहा है। जैसे पागल गाली देने लग जाए, तो आपको ये थोड़ी सोचना है कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रभावित कर रहा है। आपको ये देखना है कि वो पागल है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ये है कि आपके अंदर इतनी समझ है। आप क्लैरिटी को अपनी पावर की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ना कि उससे उससे बदला लेने को अपनी पावर समझ रहे हैं। हो सकता है कि वो उसके प्रेजेंस का जो तूफान है, वो तूफान आपको कई जगह झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन आप देखिए कि जो बांस का चुरमुट होता है वो भी झुक जाता है जब तूफान चलता है, लेकिन तूफान गुजरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये चीज ये नहीं है कि आप कब झुके, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फिर से खड़े हो पाए कि नहीं। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, जो समझता है, वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
और उसके अंदर सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है, वो ईश्वर के अंदर यकीन करता है, ईश्वर के ऑर्डर के अंदर यकीन करता है। तो ईश्वर का ऑर्डर क्या है? ये इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये इस जीवन का पर्पस है हमारी सेल्फ ग्रोथ। जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम क्या बात कर रहे होते हैं? हम अपने वर्टिकल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जब हम सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो हम अपनी वर्टिकल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जब हम दूसरे से बदला लेने के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने सामने हॉरिजॉन्टल जो दुनिया दिखाई दे रही है, हमारे सामने जो चीज़ दिखाई दे रही है, उससे उलझ जाते हैं। तो हमने क्या किया है? हमने एक सही बैटलफ़ील्ड अपने लिए चुनना है। हमें नार्सिसिस्ट की बैटलफ़ील्ड में नहीं उतरना है, हमें अपनी बैटलफ़ील्ड का खुद चुनाव करना है। मेरी बैटलफ़ील्ड क्या है? मेरी बैटलफ़ील्ड है मेरी सेल्फ ग्रोथ। नार्सिसिस्ट को मुझे सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेना है। इसीलिए ईश्वर ने शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा नार्सिसिस्ट दिया है, ताकि हम उसको अपनी सेल्फ ग्रोथ के हिसाब से यूज़ करके अपना विकास कर सकें। ऐसा सोचना सही और विकास में आपकी सहायक होगा। तो हम क्या करते हैं? हम डिटैचमेंट के साथ रहते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट के साथ रियलिटी को लाइफ को देखते हैं। कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो हम रेडिकल एक्सेप्टेंस रखते हैं कि हाँ, इसके साथ तो ये डिसऑर्डर है, इसलिए ऐसा बोल रहा है, और अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज करते रहते हैं। और इस तरीके से हम इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और वो किस तरीके से फैंटेसाइज कर रहा है, उस फैंटेसी को भी हम ठीक रखते हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि हम जब उसके बारे में सोचें, तो उसकी सेल्फ इमेज के अंदर कोई नेगेटिविटी का एक्सप्लोजन लगातार ना होता रहे। उस नेगेटिविटी के एक्सप्लोजन को भी हम पैसिफाई करके देखते हैं, क्योंकि हमने रिवेंज के ऊपर पीस को चुना है।